तो चरक चिकित्सा, चैप्टर नंबर 9। जल्दी से कोई बुक्स अगर ओपन करना चाहे तो टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का, जल्दी से बुक्स ओपन कर लो अगर बुक्स है आपके पास। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, नोट्स में सफिशिएंट लिखा हुआ है। चलो होपफुली सब तैयार हो गए होंगे पढ़ने के लिए, देखते हैं अभी। एक मिनट। ठीक है, देखिए। तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है उन्माद। सबसे पहले पर्याय लिखा हुआ है उन्माद का। तो समुद्र भ्रम, यहाँ सही नहीं लिखा हुआ है, सही कर लेना चाहे तो समुद्र भ्रम करके है। समुद्र भ्रम ऐसा। ठीक है, भेद कितने हैं? चरक पे फोकस करेंगे मेनली, तो 5 भेद हैं। वीपीकेएस और आगंतुक, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक और आगंतुक, ऐसे 5 भेद हैं उन्माद रोग के। ठीक है, उन्माद मतलब मेनिया जैसी कंडीशन जो होती है, मैनिक पेशेंट्स होते हैं ना, कि बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उस तरह के, तो उनसे समझ सकते हो जनरल सेंस में। तो वीपीकेएस और आगंतुक, ये 5 भेद हैं। ठीक है, फिर सुश्रुत वाले हैं, आपका मन हो तो देख सकते हो। वैसे सवाल एग्जाम्स में इस तरह से आ चुका है कि इनमें से उन्माद का कौन सा भेद नहीं होता, ऐसा करके। तो विषज है, मानस है, वो जो लगवाता है वो मध्यज भेद करके लगवाता है कि मद की वजह से मतलब उन्माद नहीं होता। है ना, तो वीपीकेएस, विषज और मानस है, देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ। आगंतुक उन्माद के 3 कारण: हिंसा, रति और अभ्यर्चना। यानी उन्माद किसी को हुआ है तो 3 कारण से हुआ है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो उन्माद को एक तरीके से कि वो कहते हैं ना कि भूत प्रेत आ गए, क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई बहुत करता है तो उसको कह दिया जाता है साधारण बोलचाल में कि भाई भूत प्रेत आ गई क्या तुम्हारे ऊपर, ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो ये भी मानते हैं कि शरीर में मतलब कोई इस तरह की चीज प्रवेश कर जाती है, तो वो क्या चाहती है, हिंसा करना, मतलब कि मारना मान लो सामने वाले को, इसलिए ऐसे लक्षण आते हैं। कई बार रति, कि किसी से प्रेम है ना, तो उसमें उसके शरीर में आके अपने आप को दिखाती है वो एंटिटी। फिर अभ्यर्चना, कि वो चाहती है कई बार चीज की मेरी पूजा करे, मतलब मुझे सम्मान दे। तो 3 कारण है जिसकी वजह से उन्माद का अटैक आता है। तो हिंसा, रति, अभ्यर्चना याद रखोगे। हिंसा की दृष्टि से अगर अटैक हुआ है तो वो असाध्य कंडीशन है। बाकी रति अभ्यर्चना वाली साध्य कंडीशन है, रति और अभ्यर्चना साध्य कंडीशन है। आपको क्योंकि ये भी चीज पढ़नी है, जो चरक के प्रमुख योग हैं और उनमें किसी के बारे में कुछ खास बात है तो वो भी आपको याद रखनी है। शारंगधर आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब चरक संहिता में यहाँ बहुत सारे योग मिलेंगे, तो ध्यान से देखना। कुछ योग बहुत जरूरी होंगे, चैप्टर्स के साथ पूछ लेता रख के कि ये योग कहाँ इस्तेमाल होता है ना। तो ट्रिक्स लिखी हुई है, ट्रिक्स पे मेनली फोकस करेंगे। तो जैसे यहाँ एक ट्रिक लिखी है, लशुन सिद्ध होकर पिशाच का कल्याण करता है। तो इस चैप्टर में चरक ने जो योग लिखे हैं वो सारे यहाँ पे कंपाइल्ड हैं, तो देखोगे। लशुन यानी लशुन आद्य घृत, सिद्ध होकर मतलब सिद्धार्थक घृत। ठीक है, और सिद्धार्थक अगध भी कह रहे हैं, इस्तेमाल होता है। लशुन सिद्ध होकर, होकर यानी हिंगवादी घृत, पिशाच का कल्याण करते हैं, तो पिशाच से महापैशाचिक घृत, कल्याण करते हैं तो कल्याणक घृत और महाकल्याणक घृत। तो ये सारे योग के नाम आपको याद होने चाहिए। किस चैप्टर में आए हैं, आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ लशुन आद्य घृत किस रोग की चिकित्सा में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए उन्माद रोग की चिकित्सा में। ठीक है, तो लहसुन सिद्ध होकर पिशाच का कल्याण करते हैं। तो यानी कि लहसुन सिद्ध कर लो, किसी को किसी के ऊपर पिशाच वगैरह आ गया हो तो उसका कल्याण हो जाएगा, इस तरह करके याद कर सकते हो कि लहसुन सिद्ध होकर पिशाच का कल्याण कर देता है, कि पिशाच को भगा देता है। तो लहसुन आदि घृत, सिद्धार्थक घृत और अगत, हिंगवादी घृत, महापैशाचिक घृत, कल्याणक घृत और महाकल्याणक घृत। इसके बाद देख रहे हो उन्माद में प्रतिद्वंद चिकित्सा की जाती है, बहुत जरूरी बात है ये। प्रतिद्वंद चिकित्सा मतलब कि जैसा मानसिक भाव हो उसका एंटी भाव, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा मान लो कि खुशी में है, हंस रहा है, पागल पागल हो गया हंसते हंसते, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा कोई शोक वाली खबर दे दी, है ना, किसी को बताया कि तेरी लॉटरी निकल गई है, वो खुश हो। फिर उसको बता दो कि लेकिन वो काफी टाइम पहले निकली थी, अब वो डेट उसकी एक्सपायर हो गई है, तुम उसको रिडीम नहीं कर सकते। है ना, तो वो उन्माद शांत हो जाएगा। या कोई बहुत दुखी है तो एक खुशी की बात बता दो। ठीक है,
तो ये है उन्माद में प्रतिद्वंद चिकित्सा। एक्सप्लेन करने को आ सकता है एग्जाम में, तो ये मैंने इसलिए बताया पॉइंट कि एक्सप्लेन करने को आए तो एक्सप्लेन भी कर सको कि प्रतिद्वंद चिकित्सा से क्या मतलब है। ठीक है, तो विपरीत मानसिक भाव दे देना, तो वो है प्रतिद्वंद चिकित्सा। यही सामने देख पा रहे हो, आपको पढ़ाऊंगा आगे में, रक्त पित्त अध्याय, चैप्टर नंबर 4 है हमारे यहाँ चिकित्सा स्थान में। तो वहां पर प्रतिमार्ग चिकित्सा आती है। प्रतिमार्ग चिकित्सा क्या होती है कि किसी को मान लो ऊर्ध्वमार्गगत रक्तपित हुआ है, यानी कि वमन में रक्त आ रहा है, ऐसा सोच लो। तो क्या कराएंगे, उसको विरेचन करा देंगे, उसका ट्रीटमेंट होगा विरेचन। कि किसी को मान लो कि अधोमार्ग से रक्त आ रहा है, गुद मार्ग से रक्त आ रहा है, तो उसको वमन चिकित्सा देंगे। तो ये क्या कहलाती है, प्रतिमार्ग चिकित्सा। तो दोनों याद रखना कि प्रतिद्वंद चिकित्सा कहाँ है और प्रतिमार्ग चिकित्सा कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आचार्य सुश्रुत के भी एक दो योग लिखे हैं यहाँ, कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, फल घृत। चलो आपको जरूरत नहीं है, मत देखो, मैं चरक वाले पोर्शन पे ही फोकस करूंगा। यहाँ देखेंगे आप, उन्माद के शांत होने पर स्नेह बस्ती का प्रयोग बताया गया है। उन्माद का वेग जब शांत हो जाए तो कह रहे हैं कि अनुवासन बस्ती या स्नेह बस्ती, इसका प्रयोग करना है। 13 वर्ष के बाद उन्माद रोग असाध्य हो जाता है। 13 वर्ष, टाइम बहुत जरूरी है, कितने वर्ष के बाद उन्माद असाध्य हो जाता है, तो 13 वर्ष के बाद। नेक्स्ट चलेंगे। तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि विषज उन्माद है तो विषनाशक चिकित्सा करोगे, शोक की वजह से उन्माद हुआ है तो सांत्वना चिकित्सा करोगे, मतलब कि मना देते हैं कि भाई परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह वाली बात है। कुछ योग हैं जैसे चतुर्भुज तेल, देख पा रहे हो, तेल नहीं है, चतुर्भुज रस है ये। सही कर लेना, इसको गलत लिख दिया, चतुर्भुज रस है इसका नाम। ठीक है, तो इसके द्रव्य लिखे हैं, रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, मनाशिला, हरताल, कस्तूरी, भावना घृत कुमारी स्वरस की है। बनाने में एरंड पत्रों का प्रयोग होता है। तो बेटा जनरली उन्माद का कोई भी योग इस लेवल का नहीं माना जाता कि एग्जाम में सवाल आते हो कंटेंट्स के ऊपर, तो मेरी सलाह तो है मत याद करना। फिर भी किसी का मन हो तो ये कंटेंट्स देख सकता है। जरूरी बात क्या है वो समझा देता हूँ उसमें। एक यहाँ देख पा रहे हो मनाशिला, एक देख पा रहे हो हड़ताल। तो मनाशिला का केमिकल फॉर्मूला शायद याद होगा आप लोगों को भी, क्या है बोलो। सर ए एस 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 टू एस टू एस टू ए एस टू, एस टू है या एस थ्री एस बस। टू एस टू है। एस टू है। एस टू टू है है सर। हड़ताल का एस थ्री है। अच्छी आता है बात सर। है, ठीक है ना। तो हड़ताल का S3 है, ठीक है बेटा। वनशिला का S2 है, ये आपसे बताया होगा। इन दोनों में कोई पूछे कि ज्यादा सेफ कौन सा होगा, तो हड़ताल ज्यादा सेफ होगा। उसका रीजन, मैंने AS2 AS लिख दिया गलती से। तो हड़ताल ज्यादा सेफ होगा, उसका कारण ये है कि यहाँ पे आर्सेनिक जो है सल्फर के कंपैरिजन में कम है। और ऊपर वाले योग में देख रहे हो दोनों 50%, दोनों इक्वल है, मतलब AS2 मनशिला के अंदर। तो वहाँ आर्सेनिक मतलब ज्यादा विषाक्त द्रव्य होता है, तो वो अधिक कह लो कि मात्रा में है कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें तो। ठीक है ना, तो उस तरह से हड़ताल थोड़ा सेफ है। खैर, और कुछ योग के नाम देख पा रहे हो, उन्माद गज केसरी रस, इसमें भावना देख सकते हो आप। उन्माद गज केसरी रस है, गज केसरी है, इसमें भावना लिखी है वचा और ब्राह्मी की, बस इतना याद कर लेना चाहो तो। उन्माद गज केसरी रस में वचा और ब्राह्मी की भावना है। ठीक है, आगे चले। उन्माद गजांकुश रस है, उन्माद गजांकुश रस, इसमें धतूरा और कुपीलू पड़े हुए हैं, देख सकते हो, धतूरा और कुपीलू, और कुछ खास नहीं है। ये आपके लिए है जनरल, एक पॉइंट है, याद करना चाहो तो याद कर लो कि जितने भी योग यहाँ देख पा रहे हो ना, इन सब में नींबू सोरस की भावना है, उन्माद के नहीं है ये। ठीक है, लेकिन नींबू सोरस की भावना है, एक जगह इकट्ठा किए हुए हैं, मन हो तो आप याद कर लेना। आनंद भैरव रस, अग्नितुंडी वटी, शंख वटी, रसोन वटी, लशुन वटी, बसंत मालती रस, स्वर्ण बसंत मालती रस, अग्नि संदीपन रस, अजीर्ण कंटक रस, अग्नि कुमार रस। जो ना याद करना चाहे तो कोई कंपलसरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि याद करना है, छोड़ो उसका। चैप्टर मेनली यहाँ से शुरू होता है जो चरक में है, देखते हैं फिर। तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर उन्माद चिकित्सा अध्याय। तो सबसे पहले उन्माद के कारण क्या होता है, तो मानसिक अभिघात, विषम चेष्टाएं और विरुद्ध भोजन का प्रयोग करना, ये निदान है बेटा। श्लोक नंबर 4 है आपकी बुक्स में, अगर देख रहे होगे तो इसको याद कर लेना आपको, कि मानसिक अभिघात, विषम चेष्टाएं करना, मतलब जो नहीं करना चाहिए आप वो चेष्टाएं कर रहे हो, और विरुद्ध भोजन करना। एक और पॉइंट ऐड कर लो, इसमें लिखा नहीं है क्योंकि आप लिख लोगे। लिखो देव गुरु, देव गुरु और द्विज, इनका अपमान, देव गुरु द्विज इनका अपमान करना, तो ये उन्माद रोग का कारण बताया गया है।
तो वो भी लिख लेंगे मतलब। नेक्स्ट है दोषों का अधिष्ठान कहाँ होता है इस रोग के अंदर। तो मनोवह स्रोतस की व्याधि है। रियल में हम इस नाम से कोई स्रोतस या इसके मूल नहीं पढ़ते, लेकिन जब ये मानसिक रोगों वाले चैप्टर्स हैं 9 10, तो इनमें मनोवह स्रोतस की बात आती है, तो आपको याद रखना है, शब्द ऐसे ही है, आचार्यों ने यही लिखा है। तो मनोवह स्रोतस, ठीक है, इसका इन्वॉल्वमेंट है। प्लस अल्प सत्व वाले व्यक्ति में बुद्धि के निवास स्थान हृदय की दृष्टि हो जाती है, ऐसा लिख रहा है, ठीक है। तो किन लोगों को व्याधि होती है, जिनका सत्व अल्प होता है, अल्प सत्व वाले लोगों को, इतना याद रखना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट देख रहे हो, मन का स्थान। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन भील के अनुसार थोड़ा ध्यान रखना कि सिर और तालू के मध्य आचार्य भील ने मन का स्थान बताया। बाकी सब किसी के अनुसार पूछे, चारा की अन्य आचार्यों के अनुसार, तो आप मन का स्थान हृदय में लगा सकते हो, हृदय, अगर कभी पूछ ले तो इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे सामान्य लक्षण क्या है इस व्याधि के। तो धी विभ्रम, पर्याकुल दृष्टि, अबध वाकत्वम, हृदयम चा शून्यम। धी विभ्रम, यानी आपकी धी जो है, सोचने समझने की शक्ति कह लो, कि वो ठीक से काम नहीं करेगी। आपका सत्व जो है वो चंचल हो गया, मतलब उस कंट्रोल नहीं है आपका सत्व के ऊपर आपके। दृष्टि अधीरता, दृष्टि कैसी हो जाएगी कि आप इधर उधर देख रहे हो, पर्याकुल दृष्टि अधीरता ऐसा शब्द है पूरा। तो आप जो नजरें एक जगह लगा के नहीं रखोगे, तो दौड़ाते रहोगे। अबध वाकत्वम, जो बातें बोलोगे वो इर्रेलीवेंट होंगी, उनका कोई संबंध नहीं होगा, जो आप बातें चल रही हैं उससे कुछ हटके बोलने लगोगे। और हृदयम चा शून्यम, हृदय का शून्य हो जाना, मतलब ये समझ लो कि कहीं ना कहीं कि वही ठीक से व्यक्ति चीजें तय ना कर पाए, है ना, कि उसका कुछ अपना हृदय ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अदरवाइज तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ज्यादा इस लेवल पे। तो हृदयम चा शून्यम शब्द आया है। तो धी विभ्रम, पर्याकुल दृष्टि, अबध वाकत्वम, हृदयम चा शून्यम। नेक्स्ट देखोगे वातिक पैतिक कफज उन्माद के लक्षण है। वो जैसा इनके नाम है ना वैसे ही कैरेक्टर है, तो रटे नहीं जाते, आप देख सकते हो एक बार। वातिक उन्माद कि आ स्थान पर हंसना, नाचना इत्यादि, और भोजन के पच जाने पर लक्षण तीव्र हो जाते हैं, क्योंकि तब वात बढ़ जाएगा। पैतृक उन्माद में अमर्ष, अमर्ष कहते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाले, जिनमें सहन शक्ति नहीं है, तो पित्त के साथ ही जाता है पॉइंट, ठीक है। फिर संरंभ हो जाना, नेत्रों का लाल हो जाना कह रहे हैं। नेक्स्ट है कफज उन्माद। तो वाक चेष्टितम मंदम, कि व्यक्ति कम बोलेगा, कम चेष्टाएं करेगा। अगेन इजी है, तो रटना ही नहीं है। फिर आ जाओगे लास्ट सन्निपातिक उन्माद। एक मिनट, माफ करेंगे, देखिए। अगला है सन्निपातिक उन्माद, जो लास्ट में लिखा है सन्निपातिक है, एस लिख लेना इसके आगे। सन्निपातिक उन्माद, ये जरूरी है, इसको रटना है बेटा। यहाँ लिखा है विरुद्ध भेषज विधि विवर्ज। ये रख के भी सवाल आ चुका है कि किस उन्माद के लिए कहा गया है ये विरुद्ध भेषज विधि विवर्ज, कि ये भेषज विधि से विवर्जित है, मतलब इसकी चिकित्सा नहीं बताई गई है। सन्निपातिक उन्माद यानी असाध्य है, कहने का मतलब ये हुआ, तो इसको याद रखोगे आप। सन्निपातिक उन्माद असाध्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगंतुक उन्माद। आगंतुक उन्माद देव ऋषि आदि के मारण से, है ना, पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे उनकी वजह से ये होता है। लक्षण बता रहे हैं, वचन पराक्रम आदि मनुष्य से बढ़कर हो जाता है। और वेग का काल अनियत है, फिक्स टाइम नहीं है वेग कब आएगा। तो इसमें मेन बात क्या है, रख के पूछ चुका है कि वचन पराक्रम शक्ति, है ना, मतलब सामान्य मनुष्यों से बढ़कर हो। तो ये किस उन्माद का लक्षण है, आगंतुक उन्माद। तो रियल में इसको मान सकते हो आप, वो भूत प्रेत जो हम लोग कह देते हैं ना। तो अब यहाँ पे जरा सोच के देखो, मूवीज के अंदर जो दिखाते हैं घोस्ट वगैरह जो होते हैं, कि वो कुछ भी कर देते हैं, चीजें उठा के फेंक के मार देते हैं, है ना, कितना भारी वजन उठा लेंगे। तो उस तरह सोच सकते हैं उसको। तो वचन पराक्रम शक्ति सामान्य मनुष्यों से अधिक, तो ये लक्षण है आगंतुक उन्माद का। फिर भूतोन्माद है, इसमें आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपके में बहुत मिनिमम चीजें करने को कही गई हैं, उसी पे फोकस करेंगे हम लोग। फिर ये देवादि ग्रह है, कौन सा ग्रह कब आक्रमण करता है, अगेन नहीं आपके काम की बात है, रहने दोगे इसको भी आप। ये देखिएगा, ग्रह रति अभ्यर्चना और काम के लिए शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। चिकित्सा पे आ जाओ, क्योंकि आपके यहाँ चिकित्सा की ही मेनली बात की गई है, मानस रोग, और उसके बाद कहा है कि चिकित्सा, बस इतनी बात हुई है मेनली, चिकित्सा पे फोकस करते हैं। तो वातिक उन्माद, सबसे पहले कह रहे हैं स्नेहपान कराना है, किंतु आवृत मार्ग में सस्नेह मृदु शोधनम। क्या मतलब है कहने का,
कि अगर आपको लगता है कि प्योर वाती कंडीशन है तो ठीक है, आप स्नेहपान कराओ उसको। लेकिन अगर आपको लगे किसी और दोष का आवरण भी है, कि मान लो कफ दोष साथ में लगा हुआ है, तो आप उसके लिए पहले शोधन कराओ, जैसे वमन कराना पड़ेगा पहले वहां पे। ठीक है, तो वही चीज लिख रहे हैं। सवाल नहीं आएगा इस पे भी, बस देख लेंगे। उन्माद में पंचकर्म से क्या लाभ होता है? तो ये पॉइंट दिया है आपके यहाँ कि मानस रोगों में या फिर जन्मध्वंस में भी लिखा हुआ है कि पंचकर्म कैसे काम करता है, इस तरह की बात है। देख सकते हो कि मन का प्रसाद, कि मन प्रसन्न हो जाता है, स्मृति व्यक्ति की वापस आ जाती है, संज्ञा की प्राप्ति कर लेता है, मतलब अगर होश में नहीं है, बेहोश है मान लो, उस तरह की कोई बात है, तो वो वापस अपनी संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। तीक्ष्ण अंजन, नस्य, ताड़न कर्म, तर्जन, त्रासन, दान, हर्षण, विस्मारण, ये सारी चिकित्साएं हैं उन्माद रोग में। तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कराया जाता है, नस्य करना है, ताड़न कर्म डराना जैसे, है ना, त्रासन करना उसका, फिर व्यक्ति दान करे, प्रसन्न करना उसको, कई बार उसको आश्चर्यचकित कर देना, चीजें भुला देना, तो ये सारी चिकित्साएं होती हैं, देख लेंगे। इन कार्यों से मन प्राकृत अवस्था में आ जाता है। मन बुद्धि स्मृति संज्ञा प्रबोधन द्रव्यों का प्रयोग करता है। आगंतुक उन्माद में घृतपान मणि इत्यादि से चिकित्सा करते हैं, कुछ नहीं है, घृतपान मणि इत्यादि से चिकित्सा करते हैं। पुराण घृत का प्रयोग, बेटा ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। उन्माद अपस्मार या मानसिक बीमारियां जो होती है, वहां पुराण घृत का प्रयोग आया है, आप लोग को मैंने पढ़ाया होगा। बता दो कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्रा जो 12 घंटे में डाइजेस्ट होती है, उसके लिए क्या पॉइंट पढ़ते हो आप? सर मंद विभ्रंश से। नहीं, किसी को याद नहीं? आप लोगों को सुश्रुत वाले पॉइंट पे पढ़ाए होंगे जब 13 नंबर चैप्टर पढ़ाया होगा मैंने। नहीं याद है? नहीं याद है, छोड़ो। वहां पढ़ाया होगा कि उन्माद अपस्मार इन व्याधियों में छोड़कर अन्य सभी रोगों में। नहीं जाना है अभी? यस सर। देखो, तो खैर, पुराण घृत का प्रयोग होता है, तो उन्माद में प्रयुक्त त्रिदोष हर होता है, एक तो ये उन्माद में यूज करते हैं, इसको कह रहे हैं त्रिदोष हर होता है। विशेषाद ग्रह नाशना, स्पेशली ग्रह रोगों में यूज करते हैं। पुराण घृत का रस बता रहे हैं यहाँ पर कैसा होता है, तो कटु तिक्त रस वाला होता है, कटु तिक्त रस, इसको भी याद रखेंगे, कटु तिक्त रस। फिर लिख रहे हैं 10 वर्ष पुराना होने के बाद घृत उग्र गंधी हो जाता है, उसी को पुराण घृत कहा जाता है। तो याद रखना, पुराण घृत का मतलब क्या है चरक के अनुसार, कि 10 वर्ष पुराना जो घृत हो, कैसा होता है वो, उसमें उग्र गंध आती है, रस में कैसा है वो, कटु और तिक्त रस है, ये ध्यान रखेंगे। 10 वर्ष के पश्चात वो लाक्षारस रस के समान हो जाता है, 10 वर्ष के पश्चात लाक्षारस रस के समान शीतल, तब उसको बोलते हैं प्रपुराण घृत। ठीक है, उपयुक्त दोनों घृत मेध्य है, विरेचक है, सर्वग्रह नाशक है। आपको इस पे पॉइंट मत बनाना कि सर दोनों जगह एक जैसी सी बात लग रही है। हाँ, चरक ने ऐसे लिखा है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, तो हमको ऐसे याद रखना है। 100 वर्ष पुराना होता है वो सभी मानसिक रोगों में यूज होता है, 100 वर्ष पुराना घृत सभी मानसिक रोगों में यूज होता है, जिसको स्पर्श करने मात्र से या नस से ले लेने से ही सभी ग्रह रोग दूर हो जाते हैं, सभी ग्रह रोग दूर हो जाते हैं देखने से और नस से लेने से। नेक्स्ट देखेंगे, अपस्मार ग्रह उन्माद वताम शस्तम विशेषता। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अपस्मार और उन्माद रोग की चिकित्साएं जो है सेम ही हैं, दोनों में जो चिकित्साएं बताई गई हैं वो दोनों रोगों में यूज कर सकते हो आप। आगे चलिए, ये जरूरी पॉइंट है बेटा, ये याद रखना है आपको। बस्त मूत्र का प्रयोग बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद कर लोगे। तो उन्माद में बकरे के मूत्र का प्रयोग आया है, बस्त मूत्र का प्रयोग, तो इसको स्पेशली याद रखेंगे। ठीक है, कैसे यूज करते हैं कह रहे हैं, नस्य के रूप में, अंजन आदि के रूप में। ठीक है, और उन्माद में ही गो श्रगाल पित्त, इनकी वर्ती बनाकर, तो वो यूज किया जा रहा है। गो और श्रगाल, इनके पित्त की वर्ती बनाकर वो यूज कर रहे हैं। विरेचनिक धूमपान का प्रयोग कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं, ये याद रखोगे, ये पॉइंट जरूरी है। उन्माद रोग में रक्त मोक्षण कहाँ कराते हैं, शंख के शांत सिरा, स्पेशली याद रखना, शंख के शांत सिरा में। ठीक है, इनकी संधि मतलब अ, केश जो है जहां पर वो खत्म होते हैं समझ लो, तो वहां पर हेयर लाइन जहां बनती है, तो शंख के शांत एक्सक्यूज सिरा। मी सर, हाँ बोलिए। ये वट्टी कौन सी है? ग्रो श्रृंगार। गाय और श्रगाल, इनके पित्त से
वर्ती तैयार की जाती है, कह रहे हैं कि उसका प्रयोग करना है। गो और श्रगाल इनके पित्त से तैयार की हुई वर्ती उन्माद रोग में बारे में जानना चाहते हो तो वो भी बता देता हूँ। 1 मिनट दो बस मुझे। जरूरी पॉइंट्स नहीं होते बेटा ये, बस ठीक है कुछ चीजें लिखी होती हैं वो पढ़ लेना चाहिए। 1 मिनट दोगे बस, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में अगर पूरा जानना चाहते हो। एक मिनट बस हाँ। हाँ बेटा, तो ये इस तरह से दिया हुआ है, अगर जानना चाहो तो श्लोक नंबर 67 66 ये है कि अपामार्क का बीज, हींग, हड़ताल, हिंगू पत्रे सभी समान भाग में लेंगे, मरीच एक भाग के आधे भाग में, मतलब आधा। इन सबको गाय के पित्त और सियार के पित्त में महीन पीसकर वर्ती बना दिया जाए। इस वर्ती को घिसकर अपस्मार, भूतोन्माद और जोर से पीड़ित रोगियों के नेत्रों में अंजन लगाना चाहिए, तथा भूत प्रेत से पीड़ित या देवादिग्रह से पीड़ित रोगियों के नेत्र में यदि कोई रोग हो जाए तो इस अंजन को आंख में लगाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ खास बातें नहीं होती, बस आपको इतना याद रखना होता है। का सवाल कभी ऐसे बनते हैं कि गोश रगाल पित्त का प्रयोग किस रोग में करते हैं, मतलब ऐसा सवाल बन सकता है बस, तो कोई इसका बाकी सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना, तो उन्माद रोग इतना याद रख लेना। और जो मैंने कहा बस्त मूत्र का प्रयोग, वहां भी ऐसे ही पूछेगा कि बस्त मूत्र का प्रयोग किस रोग में आया है, स्पेशली इनमें से तो उन्माद रोग के अंदर, तो इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई खास बात नहीं है। उन्माद में रक्त मोक्षण कहाँ कराते हैं, तो शंख केशांत सिरा, ये आपको याद रखना है, शंख केशांत सिरा। नेक्स्ट देखें, उन्माद में आश्वासन चिकित्सा कराते हैं, प्रतिद्वंद चिकित्सा कराते हैं। बात हो गई हमारी ये प्रतिद्वंद चिकित्सा, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है उसके बारे में कि काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या, लोभ संभवन, कि ये रोग जो होता है इन चीजों की वजह से होता है, तो इनके विपरीत भाव जो है उनसे चिकित्सा करा देनी है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो देख लेना इसको भी। एक यहाँ पे सवाल लिख दिया, इस चैप्टर में कल्याण घृत आया है तो उसके बारे में सवाल है। उसी घृत का ये फंक्शन है, मतलब स्त्रीणाम च बंध्यानाम सर्पी श्रेष्ठम पुंसवत्वम विशेषम, कि इनमें से कौन सा घृत है जिसका ये काम है कि बंध्या स्त्रियों को संतान देने वाला है ना, पुंसवन कर्म में भी यूज होता है और श्रेष्ठ कहा गया है, तो इसका जवाब है कल्याण घृत। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट चले, ये सब नहीं देखना है आपको, बाकी जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं काम के नहीं यहाँ पे। ठीक, आगे आ जाओ। ये देखिए, उन्माद में रुद्र के प्रमाथि नामक गण, उनकी पूजा की जाती है। तो कुछ रोग ऐसे हैं जिनके अंदर हम लोग क्या है कि देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, देव व्यापाश्रय चिकित्सा इसको कहा जाता है। तो ज्वर में भी मिलती है, चाहो तो ये लिख सकते हो, ज्वर में लिख लो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। ठीक है, तो वहां भी इस तरह की चिकित्सा आई है तो उस पर सवाल आ जाता है, उस पर आता है कई बार। ठीक, और उन्माद में इसी तरह रुद्र के प्रमाथि गण है, कह रहे हैं इनकी पूजा करनी चाहिए। उन्माद अपस्मार दोनों रोगों में मन का विघात होता है, हृदय दुष्य होता है। उन्माद से मुक्त पुरुष कैसा रहता है, उसकी इंद्रियां प्रसादित होती है, मतलब प्रसन्न। धातु नाम प्रकृति स्थित्व, धातु प्रकृति में स्थित होते हैं। ठीक है, एक और सवाल यहाँ लिख दिया है, जानने का मन हो तो जान सकते हो उसको भी, कि शिरसाह कंडू, मुखपाक ये किस रोग मुक्त का लक्षण है। तो ज्वर से जब मुक्ति हो जाती है ना, ज्वर किसी का ठीक हो जाता है तो उसको ये लक्षण आते हैं, सिरा शिरा प्रदेश में कंडू होना, मुखपाक हो जाना। तो इसको भी आप देख सकते हो, आगे में ज्वर आपको पढ़ाऊंगा वहां दोबारा हम देख लेंगे इस चीज को। पुराण घृत का रस देख लिया आपने, कटु और तिक्त होता है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट्स मत देखो आप बेटा, क्योंकि आपके यहाँ घृत आपके पास नहीं है, आपके टॉपिक में है ना, ये हम लोग याद करते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, एआई बीजीटी वगैरह के लिए, आपको नहीं देखना है, तो आप इसको छोड़ो, कुछ आपके काम का नहीं है। अगले चैप्टर पे आ जाओगे सीधा अपस्मार।
इसमें आपके काम का और कुछ नहीं चैप्टर में। ठीक है। चिकित्सा सूत्र नहीं आया ना इसका? है भी नहीं इस चैप्टर में वैसे कुछ इस तरह चिकित्सा सूत्र। एक मिनट दोगे? किसने याद कर ली चिकित्सा सूत्र लोगों की जो मैंने आपको दे रखे हैं? किसको याद है इतने लोगों में से? याद है किसी को? माइक ऑन करो जरा, किसी को याद है तो। नहीं याद कर रहे आप लोग। होमवर्क दे रहा हूँ। श्लोक नंबर 25 नहीं, बल्कि छोड़ो, ये वार्तिक उन्माद का है। चलो, उन्माद में तो है नहीं, उन्माद में तो एक शब्द ही याद रखना है आपको। क्या चिकित्सा है उन्माद में? वो क्या शब्द है? प्रतिद्वंद। प्रतिद्वंद। प्रतिद्वंद चिकित्सा, ठीक। तो उन्माद में तो इतना ही याद रखना है। चलो, इसमें क्योंकि है नहीं चिकित्सा सूत्र, ऐसा दिया नहीं इन्होंने कहीं भी, तो मैं कह नहीं रहा फालतू याद वो करने। वातज में दिया है सर, वात्तिक हाँ। अनुवाद का स्नेहपान। हाँ बेटा, उसको लेके याद करने से फायदा नहीं ना, वातिक का है सर। तो रहने दो, आप इसको नहीं याद करना। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। अपस्मार में आएगा तो वो याद रखोगे आप, ठीक है। आगे देखोगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम अपस्मार चिकित्सा अध्याय। देखते हैं। तो पहली कंडीशन लिखी योशापस्मार। पूछ चुका है क्या होती है योशापस्मार कंडीशन। तो हिस्टीरिया के साथ रिलेट करता है। ठीक है, महिलाओं में जनरली ये कंडीशन होती है, और बच्चों में भी हो जाती है। छोटे बच्चे खासकर, जैसे अटेंशन डेफिसिट होते हैं या फिर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो उन लोगों में भी हो जाती है। जनरली जो इसकी एज है वो 5 से 30 साल है। इस पे भी सवाल आ चुका है, एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ है। तो याद रखना, योशापस्मार हिस्टीरिया के साथ रिलेट करता है, 5 से 30 साल की इसकी एज है। ठीक। देखिए आगे, भेद कितने होते हैं, चरक पे फोकस करना। तो सर, चार। हाँ बेटा। उन्माद और अपस्मार को मॉडर्न में किससे कोरिलेट कर सकते हैं? देखो उन्माद, सिजोफ्रेनिया वगैरह। हाँ उन्माद को कह सकते हो आप, शिजोफ्रेनिया में रख सकते हो, या कोई भी ऐसी मैनिक कंडीशन जिसमें इंसान थोड़ा आपको पागल सा लगे कि मतलब मारने दौड़ रहा है, जनरल, तो उसके साथ रख सकते हो। और अपस्मार को रख सकते हो। हम जो रिलेट करते हैं अपस्मार को इपिलेप्सी के साथ करते हैं। देखा जाए तो गलत है, मतलब मैं तो गलत ही मानता हूँ अपस्मार से रिलेट करना। तो अपस्मार का जो मेन मतलब है वो ये है कि अवगत स्मृति अस्मार, जिसमें स्मृति चली जाए, मेमोरी चली जाए। तो मेमोरी अपस्मार में तो, एपिलेप्सी में तो ऐसा जाती नहीं है। तो जो ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज आप जानते हो, अल्जाइमर, तो उसके साथ ज्यादा रख सकते हो अगर नाम के साथ जाओ तो। ठीक है। या फिर अपस्मार का पर्टिकुलर वो टाइम, मतलब इपिलेप्सी का, जिस समय कहते हैं ना दौरा आया है, जो वेग जिस समय आया हुआ होता है, उस टाइम का व्यक्ति को याद नहीं होता है क्या क्या हुआ था, तो उस टाइम से रिलेट करो तो अपस्मार रख सकते हो। ठीक है। तो इपिलेप्सी के साथ ही करना है वैसे। आपसे पूछे। हाँ बोलिए। बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर जो होता है उससे कोरिलेट किया जा सकता है। हाँ, उससे उसमें कोरिलेट। फेजेस आते हैं ना, वातज में वो ओवर एक्टिव होता है, कफज में डिप्रेसिव फेज में होता है। ठीक है ना, तो जैसा कह रहे हैं कि देखो ये भी कंडीशंस है। तो मैंने कहा कि मैं आपको जो भी मानसिक कंडीशन है कल उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया ज्यादातर लोग जिससे रिलेट करते हैं, लेकिन कल मैं थोड़ा सा साइकेट्री वाले पॉइंट्स आपको दो चार लिखवाऊंगा। तो वहां पे आप बेहतर समझ पाओगे किससे रिलेट करना है। जैसे बाइपोलर सिंड्रोम का उदाहरण दिया, तो हाँ वो भी एक चीज है, वहां रिलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो कल इसके बारे में बात करेंगे कि मॉडर्न वाला पार्ट इसका मैं कल लिखवाऊंगा आपको। ठीक। देखो फिलहाल अभी आगे क्या लिखा हुआ है। तो अपस्मार, हिस्ट्री की बात हो गई कि महिलाओं में कॉमनली मिलता है, एज है उसकी 5 to 30 ईयर्स। अगर भेद की बात करें अपस्मार के, तो चरक के अनुसार 4 भेद हैं: वात, पित्त, कफ और सन्निपातिक। वातिक, पैतिक, कफज और सन्निपातिक। चैप्टर के योग लिखे हुए हैं, आप नजर डाल लो एक बार। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा। एक भूत भैरव रस देख सकते हो, इसमें नर मूत्र की भावना होती है। चरक के योग नहीं है ना, जनरल योग लिखे हुए हैं। भूत भैरव रस, नर मूत्र की भावना है। एक यहाँ देख सकते हो, ये चीज इंटरेस्टिंग होती है, तो कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है कि पाशु रज्जु मसी का प्रयोग, मतलब ऐसी रस्सी जिससे कोई व्यक्ति फांसी लगाकर मरा हो। ठीक है। तो उसका प्रयोग किया जाता है इस रोग की चिकित्सा में। ठीक है, फांसी लगाने वाली रस्सी की मसी का प्रयोग। क्लियर। आगे देख लीजिए, अब यहाँ आपको कुछ नहीं देखना है। ये चैप्टर पे आ जाओ, चरक चिकित्सा 10 अपस्मार जहाँ लिखा हुआ है। बाकी पॉइंट्स आपके काम के नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देखो मॉडर्न कोरिलेशन भी लिखा है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि मोस्ट कॉमन डिजीज जो होती है ऐसी वो कौन सी है, जो अल्जाइमर डिजीज है जिसमें मेमोरी लॉस होता है। अपस्मार को इपिलेप्सी के साथ रिलेट करते हैं, तो यही लिखे हैं सारे जवाब आपके। एक स्कंद अपस्मार होता है बेटा,
है ना, बच्चों में होने वाली व्याधि पढ़ चुके हो आप लोग तो ये, इन्फेंटाइल एपिलेप्सी। कैसी गंध होती है इसमें, चलो कौन बताएगा। शोणित पुई शोणित गंधी। पक्का ऐसी होती है, पूरे शोणित, किसी और बस कुछ कहना तो गंदगी नहीं। सही होती है सर। नहीं, पहला जवाब सही था। ठीक है, पूरी शोणित ही है। तो अपस्मार इपिलेप्सी, इसका अंदर अपस्मार इन्फेंटाइल इपिलेप्सी। अपगता स्मृति का मतलब कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस होता है, इसका मतलब अब आगे देख लोगे क्या लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर। तमः प्रवेशम विभत्स चेष्टा धी सत्व संप्लवाद। आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 3 कह रहे हैं, इस रोग में क्या होता है, स्मृति लॉस होता है, एक तो स्मृति अपगम, वो मेन चीज आप लोग उसको याद रखना। फिर तमहा प्रवेश, विभत्स चेष्टाएं करता है व्यक्ति, जैसे किसी को दौरा पड़ता है तो उसको ऐसा कहते हैं ना कि हाथ पैर अपने उधर फेंक रहा है, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो तमहा प्रवेश, विभत्स चेष्टाएं, और धी सत्व संप्लवात, कि उसका भी वही धी है, सत्व है, वो जो है संप्लवात मतलब खत्म हो गए कह लो, या बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए हैं, है ना। और तमहा प्रवेश, व्यक्ति ऐसा लगता है उसको कि मैं अंधकार में डूबा जा रहा हूँ। तो जिस समय वेग आता है तो व्यक्ति ऐसी बातें बताता है। ठीक, आगे देखेंगे कारण क्या है इस रोग का। तो रजस तमो भयाम विहते सत्वे, ये मेन बात है, इसको ध्यान रखेंगे कि रज और तम, उन्होंने आवरण बना लिया है, और सत्व से विहत हो गया है, यानी सत्व बिल्कुल खत्म हो गया है। तो रज और तम की वजह से व्याधि हो रही है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, मन का विघात यहाँ भी हो रहा है, देख सकते हो, कोई खास बात नहीं। संप्राप्ति पे बात करें तो दोष धमनी में आश्रित होकर हृदय को पीड़ित करते हैं, अगेन कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट चलोगे, लक्षण दिए हुए हैं, इन पर जरा ध्यान से देखेंगे आप, मतलब पूर्व रूप है, पूर्व रूप के अंदर दिया हुआ है। भ्रांतेन चेतसा पश्यत्य आसंति रूपाणी, जो चीजें नहीं है वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैं आपको एपिलेप्सी पढ़ाऊंगा तो वहां भी आप देखोगे प्रोड्रोम आता है एपिलेप्सी का भी ना, तो उसमें व्यक्ति को पहले कुछ ऐसे हेलुसिनेशन जैसे होते हैं कह लो आप। ठीक है, तो वही चीज मान सकते हो। तो पश्यत्य आसंति रूपाणी, प्रस्फुरत्य अपि, तो कई बार शरीर के किसी अंग विशेष में, जैसे कहते हैं वहां फरकाहट होती है, मतलब ऐसा हिलना उसका, तो ब्रेन के सिग्नल जो जनरेट होते हैं उनकी वजह से, तो वो प्रस्फुरण होना। हस्तोपादोचा विक्षेपण, हाथ पैरों को फेंक कर मारना होता है इधर उधर। सबसे जरूरी बात यह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अपस्मार को इपिलेप्सी के साथ रिलेट करते हैं, दोष वेगे चा विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते, कि जब दोषों का वेग शांत हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे उठता है जैसे सो के उठा हो, उसको लगता है कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो दोष वेगे चा विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते, इसको स्पेशली याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वातिक अपस्मार। इसके लक्षणों में दांतों को कटकटाना। ठीक है, वाग्भट मत देखो आप, छोड़ो वाग्भट ने देखना, ये देखो बस दांतों को खटखटाना। पैत्तिक अपस्मार, अनल व्याप्त लोकदर्शी, ऐसा देखना कि सृष्टि के अंदर हर जगह जो है अग्नि है। ठीक है, तो पैत्तिक अपस्मार। कफज अपस्मार, तो कफज में इन्होंने लिखा हुआ है मुंचियते चिरात, ऐसा वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने लिखा है देर से व्यक्ति होश में आता है वापस, संज्ञा ज्ञान जो है वो देर से होता है। बाकी लोग का देख पा रहे हो सेम ही पॉइंट है, तो कुछ खास बात नहीं है। सन्निपात में कह रहे हैं त्रिदोष के लक्षण मिलते हैं, तो जैसा मैंने कहा कोई जरूरी पॉइंट नहीं है, नॉर्मल कैरेक्टर से सारे, बात पित्त कफ सन्निपात के अंदर। उन्माद में जरूर एक जरूरी था, सन्निपातिक उन्माद के अंदर वहां क्या था, भेषज विधि विवर्ज, तो वो एक जरूरी पॉइंट था, उसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखोगे, कह रहे हैं वात आदि दोष अपस्मार में 15 दिन, 12 दिन, 30 दिन पर वेगवान होते हैं, ये चरक ने लिखा है। ठीक है, फिर मधुकोश जो माधव के टीकाकार हैं उन्होंने इसको लिख दिया कि इसको ऐसा पढ़ना चाहिए कि वात पित्त और कफ की वजह से जो वेग आएगा वो क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में आएगा। हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को कितने कितने दिनों पे मतलब ये सीजर्स आते हैं, तो वो टाइम बता रहे हैं कि वात वाले को 12 दिनों पे, पित्त वाले को 15, और कफ वाले को 30-30 दिन के अंतर पे लगभग ये चीजें होती हैं। चिकित्सा सूत्र यहाँ दिया हुआ है तो ये आपको बिल्कुल रटना है, दो लिखे हुए हैं बल्कि, दोनों याद करने हैं। तो पहला है तैर आवृता नाम हरत श्रोत्सो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णैरादो भीषक कुर्यात कर्म भी वमनादि भी। और दूसरा लिखा है वातिकम बस्ती भूइष्ठम पैत्तम प्रायो व्रेचने श्लेष्मिकम वमन प्रायर अपस्मारम उपाचरेत। अब मेरी बात समझ लेना बेटा, आपसे जो कहा गया है ना चिकित्सा स्थान में, आपके सिलेबस में जो पॉइंट है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, अपने सिलेबस को एक बार देख लोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
ये देखो काय चिकित्सा वाला पार्ट क्या कह रहा है। अवस्थानुसार चिकित्सा सूत्र मेंशन्ड इन चरक संहिता। तो इन्होंने तो सिर्फ चिकित्सा सूत्र की ही बात की है। ठीक है, अवस्थानुसार चिकित्सा सूत्र। ठीक। और भी कहीं देख लो, कुछ और बात नहीं की है, देख लो यहाँ। प्रिंसिपल्स ऑफ पंचकर्मा थेरेपी एज फाउंड इन कल्पिस्तान एंड सिद्धिस्तान ऑफ चरक पढ़ चुके हैं हम लोग। साइकोलॉजिकल डिजीजेस एंड देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम मॉडर्न साइंस, तो मॉडर्न वाला बताना है, आयुर्वेद की पढ़ा रहा हूँ मैं। रसायन वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू चरक, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अवस्थानुसार चिकित्सा सूत्र की ही बात हुई है ना। इस चैप्टर में ज्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अलग से इनका नाम लिखा हुआ है कि साइकोलॉजिकल डिजीजेस एंड देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम मॉडर्न साइंस। ठीक है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से पूछा है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये। तो समझ गए, तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, चिकित्सा सूत्र देखने हैं और उन्हीं को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कल जब आओगे दोनों चिकित्सा सूत्र आपको रटे हुए होंगे, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको थोड़ा समझाऊंगा, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। आप में से कोई जैसे बताना चाहे, वो बेहतर समझते हो कई बार किसी चीज को, तो बता सकते हो, वो ओपन है चीज, है ना। तो ये दोनों श्लोक कल आपको याद करके आने हैं। तैर आवृता नाम हृत श्रोत्सो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णैरादो भीषक कुर्यात कर्म भी वमनाति भी। ठीक। दूसरा है वातिकम बस्ति भूयिष्ठम पैत्तम प्राय विरेचने श्लेष्मिकम वमन प्रायर अपस्मारम उपाचरे। तो ये ही मेन चीज है जो हमें पढ़नी है सिर्फ यहाँ। बाकी चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है। तो कल जब आओगे याद करके आना बेटा इसको, फिर इसकी बात होगी। ठीक है, सुनूंगा मैं आते ही पहले ही। बाकी कुछ है नहीं चैप्टर में खास। अब चैप्टर ये भी फिनिश ही मान लो अपने लिए। योग वगैरह होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं।